देवनगर नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में सूरज नाम का एक सीधा साधा जवान रहता था। सूरज के नसीब में माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तब से वो इस दुनिया में एकदम अकेला था। उसके पास बस उसके पिताजी की छोड़ी हुई थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर वो दिन रात पसीना बहाकर खेती बाड़ी करता और अपना सूखा रूखा गुजारा कर लेता था। ना तो उसका कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई हमदर्द। बस अपनी तन्हाई में ही वो अपनी दुनिया बसाए हुए था। एक दिन की बात है, सूरज कड़ी धूप में खेत जोत कर घर लौटता है और खुद के लिए चूल्हा जलाकर खाना पकाने की तैयारी करने लगता है। घर के बाहर बैठी पड़ोस की सावित्री चाची उसे रोज इसी तरह अकेले संघर्ष करते देखती थी। आज उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बहन बिमाला से अपने मन की बात कह डाली। अरे बिमाला, जरा देख तो इस सूरज को, कितना नेक और संस्कारी छोरा है ये। गांव में सबसे इतना अदब और प्यार से पेश आता है कि क्या बताऊं। मजाल है जो आज तक इसकी किसी से तू मैं भी हुई हो। बेचारा अपनी धुन में मगन रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी अच्छे लोगों की ही कड़ी परीक्षा लेता है। देखना ये बेचारा कैसे अकेला और अनाथ पड़ा है, ना आगे कोई ना पीछे। हाँ दीदी, तुम एकदम 16 आने सच बोल रही हो। मैं भी तो इसे रोज ही निहारती हूँ। बेचारा सूरज उगने से पहले खेत निकल जाता है और दिन भर मिट्टी से सोना उगाने की जद्दोजहद करता है। फिर जब शाम को बदन टूट रहा होता है, तब थका हारा आकर खुद ही लकड़ी बीनता है और अपने लिए 2 रोटी सेकता है। मुझे तो इस लड़के का स्वभाव बहुत ही भोला और सच्चा लगता है। मैं तो सोच रही थी दीदी कि हमारी किरण बिटिया के लिए इससे बढ़िया वर और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों ना तुम इससे बात चलाओ और इसे ब्याह के लिए मना लो। अरे बिमाला, तूने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी यही गांठ बांधे बैठी थी। आज के जमाने में ऐसा हीरा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सूरज हमारी किरण को पलकों पर बिठाकर रखेगा। किरण के लिए भी ये सौदा अच्छा ही है। इस लड़के का कोई कुनबा तो है नहीं, तो हमारी बिटिया को ससुराल में ज्यादा चिक और काम का बोझ भी नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन दीदी, तुम तो मेरी फटी हुई हालत से वाकिफ ही हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है कि मैं अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकूं। मैं तो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए कुछ भी जोड़ नहीं पाई हूँ। बस यही बात मुझे खाए जा रहे। पगली, उसकी तू रत्ती भर भी फिक्र मत कर। मैं आज ही सूरज के पास जाती हूँ और उससे तसल्ली से बात करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो नेक दिल लड़का शादी का सारा तामझाम और खर्चा खुद ही झेल लेगा। बस एक बार उसकी रजामंदी मिल जाए, फिर देखना सब गंगा जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। फिर तो बड़ी मेहरबानी होगी दीदी। फिर तो मुझे कोई अड़चन नहीं है। ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा कि वो खुद सब संभाल ले। आप बस जैसे तैसे उससे बात पक्की कर लीजिए। मेरी तरफ से तो पूरी हरी झंडी है। फिर क्या था, सावित्री चाची उसी वक्त सूरज के घर की दहलीज पर जा पहुंची और उसे आवाज दी। अरे सावित्री चाची, आप इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? आइए आइए, बैठिए ना। कुछ काम था क्या मुझसे, या कुछ चीज चाहिए थी? नहीं बेटा, कुछ चाहिए नहीं था। बस तुझे रोज ऐसे अकेले खट्टे देखती हूँ तो मन भर आता है। सोचा आज तुझसे कुछ जरूरी मशविरा कर लूं। हाँ, क्यों नहीं चाची, बेझिझक बोलिए ना। ऐसी क्या बात है जो आप इतनी सोच में डूबी हैं? देख बेटा, मैं तुझे रोज निहारती हूँ। तू सवेरे खेत निकल जाता है, दिन भर हड्डियों को पानी करता है। फिर शाम को जब घर आता है तो थकावट से चूर होने के बाद भी तुझे खुद ही सारा काम धाम करना पड़ता है। खुद ही चूल्हा जलाना, खुद ही बर्तन मांजना। बेटा, तू आखिर कब तक ऐसे कुंवारा रहकर चक्की पीसेगा? तू अब घर बसा क्यों नहीं लेता? देख, अगर तू शादी कर लेगा तो तेरे घर के आधे झमेले तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तुझे रोटी पानी और साफ सफाई की जरा भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। तू अपना पूरा ध्यान खेती पर लगा सकेगा। अरे चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी? सच कहूं तो
मैंने तो सपने में भी इस बारे में कभी विचार नहीं किया। पर चाची, आप ही सोचिए, मुझ जैसे अभागे से शादी कौन करवाएगा? मैं तो ठहरा एक मामूली अनाथ, जिसका ना कोई कुल है ना कोई बड़ा बूढ़ा। तो भला कौन होगा जो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा? और कौन मुझसे ब्याह रचाना चाहेगा? अरे मेरा प्यारा बेटा, तू ऐसे हार क्यों मान रहा है? जब तक तेरी ये चाची जिंदा है, तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगी तेरा ब्याह, और वो भी बड़ी धूमधाम से। मेरी पारखी नजर में तेरे लिए एक बहुत ही सुशील और गुणी कन्या है। वो मेरी अपनी सगी बहन की ही बेटी है। अगर तेरी तरफ से पक्की हाँ हो तो मैं आज ही अपनी बहन से बात पक्की कर लूं और रिश्ता पक्का समझूं। सावित्री चाची की ये बातें सुनकर सूरज के उदास चेहरे पर एकाएक खुशियों की लहर दौड़ गई। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वैसे भी इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला है ही कौन? आपने मेरे बारे में इतना सोचा और इतनी फिक्र की, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। चाची, आप जैसा उचित समझें वैसा ही कदम उठाएं। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। लेकिन बेटा, एक बात तुझे पहले ही बता दूं, मेरी बहन मेरी ही तरह फकीर और बहुत गरीब है। जिस लड़की किरण की मैं बात कर रही हूँ, उसके सिर से भी बाप का साया उठ चुका है। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि शादी ब्याह के शगुन में जो भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी आएगा, क्या तू उसे अकेले संभाल लेगा? क्योंकि मेरी बहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वो कुछ मदद कर सके। अरे चाची, आप बस इतनी सी बात के लिए परेशान थी? आप रत्ती भर भी फिक्र मत कीजिए, मुझे सब मंजूर है। मैंने इतने सालों से कड़ी मेहनत करके पाई जोड़ी है और थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पैसों में शादी का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस शादी की तारीख पक्की कीजिए और जरा भी चिंता मत पालिए। ये सुनकर सावित्री चाची और उनकी बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर नजरें उस पर जम जाती हैं और वो उसे एकटक निहारता ही रह जाता है। उसे किरण पहली ही नजर में बेहद पसंद आ जाती है। रवि तुरंत अपनी जेब से सोने के झुमके निकालता है और किरण की तरफ बढ़ाता है। अरे भाभी जी, ये मामूली सी भेंट अपनी इस देवर की तरफ से स्वीकार कीजिए। ये मुंह दिखाई की रस्म है। ये सोने के झुमके खास आपके लिए लाया हूँ। सोने के चमकते झुमके देखकर किरण की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। अरे रवि मेरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? इतना कीमती और महंगा तोहफा लाने की तुझे कोई जरूरत नहीं थी यार। तू आया यही बहुत है। अरे सूरज, तू भी कैसी बातें करता है? इतनी सुंदर और सुशील भाभी मिली है तुझे। अब इनके लिए बाजार की कोई सस्ती घटिया चीज लाता तो मुझे खुद शोभा नहीं देता। मेरी इकलौती भाभी हैं ये, इनके लिए इतना तो बनता ही है। और मुझे पक्का यकीन है कि भाभी को ये झुमके बहुत जचेंगे और उन्हें पसंद भी आए होंगे। क्यों भाभी जी, मैं सही कह रहा हूं ना? जी भैया, ये झुमके तो वाकई में लाजवाब हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने सुंदर झुमके मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा मान रखा। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। एक दोपहर जब सूरज खेत पर काम करने गया था, तभी मौका ताड़कर रवि सूरज के घर जा पहुंचा। ये देखो किरण भाभी, आज मैं आपके लिए शहर से ये चांदी की भारी पायल लेकर आया हूँ। जरा पहनकर तो देखिए, आपके पैरों की शोभा बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ही सुंदर और कलात्मक है देवर जी। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। पर एक बात बताइए, आप मेरे लिए बार बार इतनी महंगी महंगी चीजें और जेवर क्यों लाते रहते हैं? अरे भाभी, असल बात तो ये है कि मेरा अक्सर शहर आना जाना लगा रहता है। वहां जब भी मैं कोई चमकती हुई चीज या गहना देखता हूँ तो बस आपकी याद आ जाती है। मेरा मन कहता है कि ये चीज तो बस मेरी भाभी पर ही अच्छी लगेगी। वैसे भी मुझे सस्ती और मामूली चीजों का शौक बचपन से नहीं है। क्या हुआ भाभी जी, आपको मेरी ये भेंट पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे तो ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरा तो बचपन से ही अरमान था कि मैं खूब सारे गहने पहनूं, कीमती रेशमी साड़ियां पहनूं और ठाट बाट से रहूं। लेकिन ये सूरज तो बस अपनी खेती में ही मगन रहते हैं। उन्हें मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह ही नहीं है। जब भी कुछ लाते हैं तो वही गांव के बाजार की कोई सस्ती सी चीज उठा लाते हैं जो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। भाभी जी, अब आप ही बताइए, वो सूरज बेचारा आपको दे ही क्या सकता है? वो तो ठहरा एक मामूली सा गरीब किसान और अनाथ। उसकी औकात ही इतनी है कि वो आपको बस ऐसी ही 2 कौड़ी की चीजें दे सके। कीमती जेवर और ऐशो आराम की चीजें लाना उसके बस के बाहर की बात है। सच कहूं तो मुझे तो लगता है कि आपने उस सूरज से ब्याह करके अपनी जिंदगी खराब कर ली है। आपकी खूबसूरती और सलीके को देखते हुए तो आपकी शादी किसी बहुत बड़े घर में या किसी रईस लड़के से होनी चाहिए थी, जो आपके हर अरमान को पूरा करता और आपको रानियों की तरह रखता। पता नहीं आप किसके चक्कर में पड़कर अपनी जवानी यहां बर्बाद कर रही हैं। रवि बड़ी ही चतुराई से किरण को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसा लेता है और किरण भी धीरे धीरे उसके बहकावे में आने लगती है। फिर तो ये रोज का किस्सा हो गया। रवि रोज मौका मिलते ही सूरज के पीछे से घर आता और किरण के लिए नए नए उपहार लाता। किरण और रवि मिलकर सूरज को धोखा देने लगे और चोरी छिपे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन रवि ने किरण के कान में जहर घोला। किरण, हम कब तक ऐसे बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहेंगे और चोरी छिपे मिलते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम किसी भी तरह का बहाना बनाओ और सूरज को यहां से कहीं दूर परदेश भेज दो। एक बार वो यहां से चला गया, फिर हमें किसी की रत्ती भर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है रवि, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करती हूँ। आज ही मैं उससे बात करती हूँ। उसी शाम जब सूरज घर आया तो किरण ने अपना नाटक शुरू कर दिया। साहब, आखिर कब तक इस 2 बीघे खेत में मिट्टी भागते रहेंगे? जरा सोचिए तो सही, इस छोटे से जमीन के टुकड़े से साल भर में कितनी सी फसल निकलती है। उससे तो हमारा मुश्किल से नमक रोटी का जुगाड़ हो पाता है। अभी तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, पर कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो उनका पेट कैसे भरेंगे और उन्हें बड़ा कैसे करेंगे? क्या आपने कभी भविष्य के बारे में कुछ सोचा भी है? मैंने शादी से पहले हजारों सपने सजाए थे, पर यहाँ आकर तो सब मिट्टी में मिल गए। देखिए ना, कितने महीनों से मैं यही एक फटी पुरानी साड़ी पहन रही हूँ। आप मुझे एक नई साड़ी तक दिलाने की हैसियत नहीं रखते। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको ये खेती बाड़ी छोड़कर शहर जाकर कोई बड़ा व्यापार करना चाहिए? किरण, तुम बात तो एकदम पते की कह रही हो, पर मैं ठहरा अनपढ़ किसान, मुझे व्यापार की क्या समझ? मैं भला क्या कर पाऊंगा? अरे आप कोशिश तो कीजिए। आप कुछ महीनों के लिए गांव से बाहर किसी बड़े शहर चले जाइए और वहां जाकर कोई अच्छा सा धंधा शुरू कीजिए। जब आपके पास मोटी रकम जमा हो जाएगी तब आप वापस लौट आना। फिर हम यहाँ गांव में कोई नया कारोबार खोल लेंगे। यहाँ गांव की इस धूल मिट्टी में सड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किरण, सच कहूँ तो मेरा मन तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का जरा भी नहीं है, पर अगर तुम इतनी जिद कर रही हो और हमारे भले के लिए कह रही हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सूरज अपने दोस्त रवि के पास गया और उसे सब बताया। रवि मेरे भाई, मैं कुछ समय के लिए व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। पीछे से मेरी किरण का पूरा ध्यान रखना। तू तो जानता ही है कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा और कोई जिगरी दोस्त नहीं है। मैं अपनी जान से प्यारी पत्नी को तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। बस उसे किसी भी चीज की कमी ना होने पाए और उसे कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना। तुझे जब भी फुर्सत मिले घर का चक्कर लगा लेना और उसकी खबर लेते रहना। अरे सूरज, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तू मेरा भाई है यार, और भाई के काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा? तू बिल्कुल बेफिक्र होकर जा और अपना काम संभाल। मैं भाभी जी का अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। तू उनकी रत्ती भर भी चिंता मत कर। बस जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटाकर वापस लौट आना। सूरज अपने दोस्त पर भरोसा करके गांव छोड़ देता है। शहर पहुंचते ही सूरज देखता है कि उसके पैरों की चप्पल बुरी तरह फट चुकी है। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उसे सड़क किनारे एक मोची बैठा हुआ दिखाई देता है।
वो उम्मीद के साथ उस मोची के पास जाता है। राम राम भाई, जरा देखो तो मेरी ये चप्पल बीच से फट गई है। क्या तुम इसे मजबूती से सी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा तो पुश्तैनी धंधा ही यही है। दे दो मुझे, मैं अभी इसे चकाचक कर देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, पर ये तो बता दो कि इसके बदले में कितने पैसे लोगे? अरे साहब, अब पैसों का क्या है, आप अपनी मर्जी से कुछ दे देना, जो आपका मन करे। ठीक है भाई, तुम काम शुरू करो। मोची चप्पल सी देता है और सूरज उसे 2 रुपए देता है। अरे साहब, ये क्या मजाक है, सिर्फ 2 रुपए? सूरज को लगा कि शायद शहर में महंगाई ज्यादा है, इसलिए उसने चुपचाप 5 रुपए और निकाल कर दिए। अरे साहब, ये क्या 5 रुपए दे रहे हो? मेरा अपमान कर रहे हो क्या? अरे भाई, अभी तो तुमने ही कहा था कि जो मन करे कुछ दे देना। अब तो मैंने तुम्हें 7 रुपए दे दिए हैं, जो गांव में तो बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी तुम्हें ये कम लग रहे हैं। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? तुम चाहते क्या हो? साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ चाहिए, और अब मैं वही कुछ मांग रहा हूं। पैसों की बात तो हुई ही नहीं थी। अरे भाई, इस कुछ का क्या अर्थ है? मैं तुम्हें पैसों के सिवा और क्या दे सकता हूं? ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या मांग रहे हो। मैंने चप्पल सीने के बदले कुछ मांगा था, और आपने उस वक्त हाँ भरा था। अब मुकरिए मत, मुझे मेरा कुछ दे दीजिए, वरना यहां से जाने नहीं दूंगा। सूरज का सिर चकराने लगा और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, जिनका नाम विश्वनाथ काका था। सूरज ने दौड़कर उन्हें रोका। ओ काका, जरा रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैंने इस मोची से अपनी फटी चप्पल सिलवाई थी। जब मैंने दाम पूछा तो इसने कहा कि कुछ दे देना। अब जब मैं इसे पैसे दे रहा हूं तो ये उसे ठुकरा रहा है और कह रहा है कि मुझे पैसों के बदले कुछ चाहिए। काका, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या भला है। विश्वनाथ काका पुराने चावल थे। वो शहर के लोगों की चालाकी को बखूबी समझते थे। उन्होंने सूरज की बात सुनी और समझ गए कि मोची इसे ठग रहा है। बेटा शांत हो जा, तू शायद यहाँ नया आया है ना? जी काका, मैं गांव से पहली बार व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। तू फिक्र मत कर, मैं अभी इसका हिसाब चुकता करता हूँ। सुनो भाई मोची, तुम्हें कुछ चाहिए ना? तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहीं तुम्हारा कुछ देता हूँ। विश्वनाथ काका मोची और सूरज को अपने घर ले गए। उन्होंने दोनों को बाहर रोकने को कहा और खुद घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने एक पुराना मिट्टी का मटका लिया और उसमें थोड़ी सी दही, मुट्ठी भर कंकर और थोड़ी सी गीली मिट्टी डाल दी। फिर वो मटका बाहर लाए और मोची को दिखाया। सुनो मोची भाई, जरा गौर से देखकर बताओ, इस मटके के अंदर क्या है? इसमें तो दही, मिट्टी और कंकड़ जैसा कुछ है। बस? तो भाई तुम्हें तुम्हारा कुछ मिल गया। अब इस मटके को उठाओ और यहां से 9 2 11 हो जाओ, वरना कोतवाली ले जाकर तुम्हारी ठगी का किस्सा सुना दूंगा। मोची का चेहरा उतर गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। वो समझ गया कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई है। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद विश्वनाथ काका ने सूरज को पास बिठाया। देख बेटा सूरज, तू यहाँ पहली बार आया है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। ये कोई मामूली शहर नहीं है, ये एक ठगों की नगरी है। यहाँ के लोग अपनी मीठी बातों से सीधे साधे लोगों की खाल उधेड़ लेते हैं। तू मुझे शक्ल से बहुत ही भोला और सीधा लगता है। इस शहर में सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले काटा जाता है। तुझे यहाँ हर कदम पर बहुत ही होशियारी और चालाकी से रहना पड़ेगा, वरना यहाँ के लोग तुझे कौड़ियों के भाव लूट लेंगे।
यहाँ टिकना कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। काका, मैं तो यहाँ अपनी मजबूरी की वजह से आया हूँ। गांव में मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिससे गुजारा नहीं हो पाता। मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ व्यापार करने भेजा है ताकि हम थोड़ा बहुत कमा सकें। जब मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने गांव लौट जाऊंगा, पर तब तक काका मुझे यही रहना होगा। काका, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे उस धूर्त मोची से बचा लिया, वरना वो पता नहीं मुझसे क्या क्या मांग लेता। काका, क्या आप मुझ पर एक और कृपा करेंगे? मैं यहाँ किसी अजनबी को नहीं जानता। अगर हो सके तो मेरे रहने का कोई ठिकाना बता दीजिए, मैं उसका किराया देने को भी तैयार हूँ। अरे बेटा, मैंने कहा ना कि यहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। पर कोई बात नहीं, तू व्यापार करने आया है तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। तुझे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, तू मेरे ही घर पर रुक सकता है। असल में मैं और मेरी बेटी ही यहाँ रहते हैं, पर अभी मेरी बेटी अपने मामा के घर गई हुई है तो मैं भी अकेला ही हूँ। तू मेरे साथ रह सकता है और मुझे इसके बदले में तुझसे कोई किराया नहीं चाहिए। काका, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर क्या था, सूरज विश्वनाथ काका के मार्गदर्शन में व्यापार करने लगा। वो सुबह सुबह मंडी जाता, कम दामों में ताजे फल खरीदता और दिन भर मेहनत करके उन्हें ऊंचे दामों में बेचता। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। इस बीच उसने अपनी पत्नी किरण को याद करते हुए कई खत भेजे, लेकिन उधर गांव में किरण और रवि उन खतों को पढ़कर जोर जोर से ठहाके लगाते थे। अरे किरण, जरा देखो तो इस गंवार के खत। बड़ा आया शहर में व्यापार करने वाला। जिसे ढंग से बात तक करना नहीं आता वो भला क्या खाक व्यापार करेगा। मुझे तो लगता है कि वहां जाकर किसी कोने में बैठकर चिल्लर ही बटोर रहा होगा। ये कभी भी मेरे जितना पैसा और रुतबा हासिल नहीं कर सकता। सच कह रहे हो रवि, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो वहीं शहर में ही सरता रहे और कभी वापस ना आए। वैसे भी अगर वो वापस आ गया तो हमारी ये आजादी और ये मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उसका जितना हो सके उतना मजाक उड़ाएंगे। दोनों मिलकर सूरज की सादगी और मेहनत का खूब मजाक उड़ाते। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। एक दोपहर जब सूरज बाजार में फल बेच रहा था, तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरा जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे ओ भाइयों, ये शानदार अरबी घोड़ा ले लो, सिर्फ 200 रुपए में। इतना मजबूत और तेज घोड़ा और कहीं नहीं मिलेगा। सस्ते में घोड़ा ले लो। सूरज ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। सिर्फ 200 रुपए में इतना हट्टा कट्टा घोड़ा। ये घुड़सवार तो पागल लगता है जो इतने सस्ते में अपना घोड़ा बेच रहा है। ये तो मेरे लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा है। मुझे तुरंत ये घोड़ा खरीद लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बाजी मार ले। वैसे भी मुझे अपने व्यापार के सामान को यहाँ वहां ले जाने के लिए एक सवारी की सख्त जरूरत थी। सूरज झट से उस घुड़सवार के पास पहुंचा और उसे रोका। अरे भाई, रुकिए रुकिए, मुझे ये घोड़ा खरीदना है। ये लीजिए आपके पूरे 200 रुपए और ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। घुड़सवार ने पैसे गिने और चुपचाप अपनी पीठ पर बंधे थैले से एक लकड़ी का खिलौना घोड़ा निकाला और सूरज के हाथ में थमा दिया। ये लो भाई, ये रहा तुम्हारा घोड़ा। अब मुझे जाने दो, मेरा काम हो गया। अरे ये क्या भद्दा मजाक है? तू मुझे ये लकड़ी का खिलौना क्यों दे रहा है? मैं उस असली घोड़े की बात कर रहा हूँ जिस पर तू सवार है। मैंने उसके लिए तुझे अपने खून पसीने के 200 रुपए दिए हैं। अरे ओ गंवार, मैंने कब कहा था कि मैं ये असली घोड़ा बेच रहा हूँ? मैं तो इसी खिलौने वाले घोड़े की बात कर रहा था। अब जरा सोच, 200 रुपए में तुझे क्या हाथी मिलेगा? तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चुपचाप मेरे 200 रुपए वापस कर।
वरना मैं अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगा। ये खिलौने वाला घोड़ा लेकर मैं क्या अचार डालूंगा। देख भाई, यहाँ शहर में एक बार सौदा पक्का हो गया तो फिर कोई पीछे नहीं हटता। तू शायद परदेसी है, इसलिए तुझे यहाँ के कायदे नहीं पता। मैंने घोड़ा बोला था और मैंने तुझे घोड़ा दे दिया। अब वो लकड़ी का है या मिट्टी का, इससे मुझे क्या लेना देना। अब चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना अपने आदमियों को बुलाकर तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगा। मेरा रास्ता मत रोक। सूरज पूरी तरह टूट गया और रोते रोते विश्वनाथ काका के पास पहुंचा। उसने सारी आप बीती सुनाई। सूरज बेटा, मैंने तुझे हजारों बार समझाया था कि यहाँ के ठगों से बचकर रहना, पर तू अपनी भोली फितरत से बाज नहीं आया। खैर, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं उस घुड़सवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ताउम्र याद रखेगा। विश्वनाथ काका ने तुरंत एक तरकीब सोची। वो एक पुरानी रेशमी चादर लेकर बाजार के उसी चौराहे पर जा बैठे जहां से वो घुड़सवार गुजरता था। जैसे ही वो घुड़सवार वहां से निकला, काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे ओ बाजार के लोगों, ये देखो, विदेश से आई हुई असली सोने की चादर। ऐसी चादर जो सोने के काम आती है, सिर्फ 1000 रुपए में। जल्दी आओ, कहीं देर ना हो जाए। घुड़सवार ने जैसे ही सोने की चादर शब्द सुना, उसके मन में लालच का भूत सवार हो गया। अरे, ये बूढ़ा तो महामूर्ख लगता है। सोने की चादर सिर्फ 1000 रुपए में बेच रहा है। अगर ये चादर मेरे हाथ लग गई तो मैं तो रातों रात राजा बन जाऊंगा। मुझे इसे तुरंत हथिया लेना चाहिए। घुड़सवार तुरंत काका के पास पहुंचा। अरे वो चाचा, वो सोने की चादर मुझे चाहिए। ये लो 1000 रुपए और जल्दी से वो चादर मुझे सौंप दो। काका ने पैसे लिए और चुपचाप वो पुरानी साधारण सूती चादर उसे दे दी। अरे, ये क्या धोखाधड़ी है? इसमें सोना कहाँ है? ये तो एक मामूली सी फटी पुरानी चादर है। तूने तो कहा था कि ये सोने की चादर है। अरे भाई, मैंने कब कहा था कि ये स्वर्ण की चादर है? मैंने तो कहा था कि ये सोने की चादर है, यानी जिस पर सोया जाता है। और जाहिर सी बात है, चादर सोने के काम ही आती है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने इसे कुछ और समझ लिया। यहां तो सौदा एक बार हो गया सो हो गया। घुड़सवार का अपना ही पासा उल्टा पड़ गया और वो अपना सा मुंह लेकर वहां से खिसक गया। सूरज ये देखकर दंग रह गया। वाह विश्वनाथ काका, आपकी बुद्धि का तो कोई तोड़ नहीं है। आपने उसे उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। सूरज बेटा, ये तो बस एक नमूना था, पर तू हमेशा याद रख, यहाँ सीधापन नहीं, चतुराई काम आती है। समय बीतता गया। एक दिन बाजार में एक अंधा व्यक्ति हाथ में आईना लेकर अपनी शक्ल के अतरंगी हाव भाव बना रहा था। सूरज को यह नजारा बहुत ही अजीब लगा और उसे जोर से हंसी आ गई। अरे ओ लड़के, तू हंसा कैसे? तुझे पता है, तेरी हंसी बता रही है कि मेरी आंखें तेरे पास हैं। चुपचाप मेरी आंखें मुझे वापस कर। अरे भाई, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भला आपकी आंखें मेरे पास कैसे हो सकती हैं? मैं तो बस आपकी शक्ल देखकर हंस दिया था। झूठ मत बोल। तू इसीलिए हंसा क्योंकि तूने मेरी आंखें चुरा रखी हैं। अब अगर तूने मेरी आंखें नहीं लौटाई तो मैं शोर मचाकर पूरी नगरी को यहाँ बुला लूंगा और तुझे चोर साबित कर दूंगा। हे भगवान, ये शहर तो आफत का घर है। अब मैं क्या करूं? सूरज को तुरंत विश्वनाथ काका की चतुराई याद आई और उसने भी अपना दिमाग चलाया। अच्छा भाई, जरा शांत हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें मेरे पास है तो मैं उन्हें देने को तैयार हूं, पर मेरी आंखें घर पर रखी हैं। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। सूरज उस अंधे को विश्वनाथ काका के पास ले गया और सारी बात बताई। अरे सूरज, तू फिर किसी पचड़े में पड़ गया। मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी की बातों में मत आना। पर खैर, अब जब ये यहाँ आ ही गया है तो इसे इसका हिसाब देना ही होगा। सुनो भाई अंधे, तुम्हें तुम्हारी आंखें मिल जाएंगी,
पर अभी मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें जमा है। तुम आज जाओ और कल सुबह ठीक इसी वक्त आना। मैं तुम्हारी आंखें ढूंढ कर रखूंगा। अंधे के जाने के बाद काका ने सूरज को कसाई की दुकान से बकरे की बहुत सारी आंखें लाने को कहा। अगले दिन जब अंधा आया तो काका ने उसके सामने आंखों का ढेर लगा दिया। देखो भाई, इस थाली में बहुत सारी आंखें हैं। अब इनमें से तुम्हारी कौन सी है ये तो तुम ही पहचान सकते हो। जरा अपनी आंखें ढूंढ लो और ले जाओ। अंधा तो एकदम सन्न रह गया। उसे लगा कि ये लोग तो सचमुच की आंखें निकाल कर बैठे हैं। नहीं काका, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी आंखें शायद कहीं और गिर गई होंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी चलता हूँ। अंधा वहां से सरपट भाग गया। अब सूरज का व्यापार पूरी तरह जम चुका था और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। विश्वनाथ काका जी, अब मेरे पास काफी माया जमा हो गई है। मेरा मन अब बार बार अपने गांव और अपनी पत्नी की ओर भाग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। बेटा सूरज, अगर तेरा मन भर गया है तो तू जरूर जा। वैसे भी तू बहुत ही नेक और सीधा है। इस ठगों की नगरी में तेरा ज्यादा टिकना मुमकिन नहीं था। पर जाने से पहले मेरी ये 3 नसीहतें गांठ बांध ले। ये तेरे जीवन भर काम आएंगी। जी काका, आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। बताइए। पहली बात, कभी भी सिर्फ 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर परदेश मत जाना, क्योंकि घर की रूखी सूखी रोटी में जो सुख है वो परदेश के 56 भोग में नहीं। दूसरी बात, कभी भी घर की औरतों की लुभावनी बातों में आकर परदेश की लंबी यात्रा मत करना, क्योंकि वो अक्सर व्यापार की बारीकियों को नहीं समझती। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अपनी पत्नी को कभी भी किसी गैर मर्द या दोस्त के भरोसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अक्सर वही लोग पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। काका जी, अनजाने में मैंने ये तीनों की तीनों गलतियां कर दी हैं। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है कि गांव में क्या नजारा देखने को मिलेगा। घबरा मत बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। तू बस हिम्मत रखना और जो भी देखे उस पर तुरंत रिएक्ट मत करना। शांति से फैसला लेना। भगवान तेरा भला करेगा। सूरज भारी मन से अपने गांव देवनगर की ओर चल पड़ा। जब वो आधी रात को अपने घर के पास पहुंचा तो उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव खिड़की के पास गया और झांकने लगा। अंदर किरण और रवि बैठे बातें कर रहे थे। अरे रवि, आज ही सूरज का पैगाम आया है कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहा है। अब क्या होगा? अगर वो यहाँ आ गया तो हम कैसे मिल पाएंगे? मेरा तो मन घबरा रहा है। अरे मेरी भोली किरण, तू क्यों बेकार में चिंता पालती है? जैसे ही वो गंवार वापस कदम रखे तू फिर से कोई नया बहाना बनाना और उसे किसी दूसरे काम से दोबारा शहर भेज देना। वो तो निरा मूर्ख है, तेरी बातों में तुरंत आ जाएगा। तब तक हम यहाँ मजे करेंगे। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा जोर से पीटा। जैसे ही दरवाजा खुला, किरण और रवि के चेहरे सफेद पड़ गए। अरे सूरज, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो हफ्ता भर बाकी था ना? अरे सूरज मेरे भाई, तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ यार। मैं तो बस भाभी जी का हालचाल लेने आया था। इनकी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। रवि, अपनी ये झूठी जबान अब बंद ही रख तो बेहतर है। मुझे अब और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मैंने खिड़की से तुम दोनों की सारी घिनौनी बातें और सारी साजिशें सुन ली हैं। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे सांप को अपना दोस्त माना और अपनी पत्नी को तेरे भरोसे छोड़ दिया। तूने दोस्ती के नाम पर मेरे साथ जो गद्दारी की है, उसके लिए भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अरे सूरज भाई, तू गलत समझ रहा है। ये तो बस मजाक था। बस, अब एक शब्द भी और नहीं। रवि, तू किरण को बहुत पसंद करता है ना?
और किरण को भी तेरे ठाट बाट बहुत भाते हैं। तो ठीक है, आज से मैं किरण को आज़ाद करता हूँ और तुम दोनों का ये झूठा रिश्ता खत्म करता हूँ। किरण, तू इसी वक्त रवि के साथ यहाँ से दफा हो जा। मैं तुझे अभी इसी पल तलाक देता हूँ। अब तुम दोनों साथ रहो और एक दूसरे को धोखा दो। किरण और रवि के पास सिर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। सूरज अपने खाली घर में अकेला रह गया, पर उसका मन अब हल्का था। कुछ दिनों बाद वो देवनगर की सारी माया समेटकर वापस शहर में विश्वनाथ काका के पास चला गया और उन्हें सब सच सच बता दिया। शाबाश बेटा, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। कड़वे घूंट को पी लेना ही समझदारी है। अब तू अकेला नहीं है। मेरी एक जवान बेटी है जो बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई है। अगर तेरी रजामंदी हो तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का हाथ थाम ले और हम एक ही परिवार बन जाएं। सूरज ने विश्वनाथ काका की बात मान ली और उनकी बेटी से ब्याह कर लिया। अब सूरज के पास एक ऐसी जीवन संगिनी थी जो उसका सम्मान करती थी और उसे समझती थी। सूरज अब अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देवनगर के सूरज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी मजेदार कहानियां बनाने की ताकत देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको सूरज का फैसला कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।